आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेड की। स्टॉक इन ट्रेड, इसमें से भी एडजस्टमेंट वगैरह आ जाती है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, हमारे पास सेल्स आती हैं। इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। हम ऐड करते हैं कि हमने परचेजेस कितनी की थी। हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। कितनी बनती है, 620 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। हम ये लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनेगा, 380 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये जो चीज़ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहे होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ना कुछ हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने होते हैं। पहला स्टैंडर्ड हमारा आता है, डेट इज IAS2। IAS2 कहता है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको आपने रिकॉर्ड करना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, कॉस्ट या NRV। जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी, आप उसके ऊपर अपना ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मतलब कॉस्ट 90 है और NRV जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 80 है, तो आप 80 से रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग के दो मेथड्स होते हैं कि हम या तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और या हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्राइम कॉस्ट मेथड क्या होता है, प्राइम कॉस्ट मेथड होता है कि आप तमाम जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं वो लेते हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, ये सारे जमा करते हैं, और जो आपकी कॉस्ट बनती है उस कॉस्ट के ऊपर आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वाइल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है कि आप उसमें अपनी प्राइम कॉस्ट और उसमें जो ओवरहेड्स होते हैं वो ऐड करते हैं, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही होती है, इसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब अपने स्टॉक इसके ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल्स हमारे सिलेबस पे नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसके लिए आपको CA में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, प्राइम कॉस्ट जो है जिसमें तमाम प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। अगर आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पे है ना, अगर आप अपनी अकाउंटिंग सिस्टम कैश बेस्ड कर रहे हैं, तो आप अपना इन्वेंट्री प्राइम कॉस्ट मेथड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपको अवेलेबल है अगर आप प्राइम कॉस्ट मेथड पे हैं। सॉरी, अगर आप कैश बेसिस सिस्टम पे हैं। अगर आप एक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फिर आपका स्टॉक जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर ही होगा। आप कभी भी प्राइम कॉस्ट के ऊपर नहीं लेके चल सकते। ये चीज़ आपने अपने माइंड में याद रखनी है, तो आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं कर सकते। तो इस तमाम, अच्छा, उसके अलावा आपके पास ये भी होता है कि आप FIFO बेसिस के ऊपर भी अपने स्टॉक आउट रिकॉर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर, या आप एफको बेसिस के ऊपर, वेटेड एवरेज की बेसिस के ऊपर भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप FIFO से एफको जाएंगे, एफको से FIFO जाएंगे, उसके लिए आपको कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करेगा तो आप अपना FIFO से एफको, एफको से FIFO मेथड चेंज कर लेंगे स्टॉक टेकिंग का, और इसके मुताबिक आपके तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स जो हैं वो एडजस्टमेंट होने चाहिए। अच्छा, तो इसको अगर हम समराइज करें इस कंसेप्ट को, तो वो कुछ इस तरह से होता है सब समराइज, कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ना, कंपनीज के लिए क्या है, कंपनी के लिए हमने उनको बड़ा बाउंड कर दिया कि कंपनी सिर्फ क्या करेंगी, अक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत ही अपने अकाउंट बनाएंगी। और अगर उनके अकाउंट सिर्फ अक्रूवल बेसिस सिस्टम के तहत बन रहे हैं, तो उनकी जो स्टॉक टेकिंग होगी वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही होगी। ये बड़ा सिंपल है। कंपनी के चूंकि अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस से बनते हैं, तो कंपनी अपना कॉस्ट को हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे रिकॉर्ड करेगी। इंडिविजुअल और AOP के पास ऑप्शंस हैं, यहाँ तो वो कैश बेस के ऊपर अकाउंट बना लें, या वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंट बना लें। तो अगर वो कैश बेस पे अकाउंट बनाते हैं, तो वो प्राइम कॉस्ट मेथड्स के तहत भी अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं, या वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत भी अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल या AOP अक्रूवल बेसिस के तहत अपने अकाउंट बनाते हैं, तो सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है, ये आपने क्या करनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। प्राइम कॉस्ट को आप मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट जिस होती है, जिसमें तमाम डायरेक्ट कॉस्ट इनकर होती हैं, सिर्फ हमने वही लेनी होती हैं, ओवरहेड्स वगैरह नहीं बीच में आ रहे होते हैं।
अब इसमें से इस तरह की एडजस्टमेंट्स आती हैं, मैं आपको इस एडजस्टमेंट्स का रिलेशन बता देता हूँ। ये रिलेशन समझ लें तो आपके लिए न्यूमेरिकल में इस एडजस्टमेंट्स को समझना कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होगी। ये जो कॉस्टिंग का रिलेशन है ना, इस कॉस्टिंग के रिलेशन को आप जरा समझ लें कि कॉस्टिंग का रिलेशन क्या है। आपके पास सेल्स हैं 10,000 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, इसमें ओपनिंग स्टॉक है 100 का, क्लोजिंग स्टॉक है, ओ सॉरी परचेजेज हैं 5,500 की, क्लोजिंग स्टॉक है 400 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 5,200। जीपी कितना आएगा? 4,800। ऐसे ही है, यही बनता है जीपी। अब जरा रिलेशन जरा समझिएगा। रिलेशन, अगर मैं इस ओपनिंग स्टॉक को, अगर मैं इस ओपनिंग स्टॉक को 100 से इंक्रीज करके 300 कर दूं, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को 100 से इंक्रीज करके 300 कर दूं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? 5,400 हो जाएगी। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,400 हो गई तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 4,600 होगा। ऐसे ही है। अगर ये आपको समझ आ रहा है तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं रिलेशन लिख रहा हूं कि अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में इंक्रीज आए, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज आएगा, लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। यही बनता है रिलेशन कि अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगी और जीपी भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक के इजाफे से जीपी डिक्रीज होना है। तो अगर कोई भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में ज्यादा आ रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो उस वैल्यू से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट कम कर सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी डिक्रीज होगी और जीपी जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। ये हमने रिलेशन जो है वो याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 400 से बढ़ा के 800 कर दूं, तो फिर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक तो मेरा 100 ही रहेगा, परचेजेस मेरी 5500 ही रही, ये मेरा कितना हो गया? 400 से बढ़ के 800 हो गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 4,800। तो इस सेल्स में से 4,800 लेस किया तो मेरे पास जीपी कितना आया? 5,200। इट मीन्स कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिक्रीज होगी, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये चीज क्या करनी है आपने? ये दो रिलेशन याद रखने हैं, ये दो रिलेशन कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, जीपी जो है इंक्रीज होगा, ये भी शो की है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कमी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, जीपी गिर जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। क्यों? ये दो लाइनें जो यहाँ पे लिखी हैं ये आपके न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट का करक्ट है। जैसे ये सवाल है, इस तरह की एडजस्टमेंट आती है कि जी ZJ लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका प्रॉफिट इतना था, आपको बताएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक इतने का था, क्लोजिंग कितने का था, बता दिया।
कहते जी पहले आप है थे मार्जिनल कॉस्टिंग पे, अब आप चले गए हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। अब आपने एडजस्टमेंट लेनी है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक था 25,690, अब हो गया है 28,460। तो आपने 25,690 को कंपेयर किया 28,460 से, आपके ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हुआ। अब आपका पता है जी, अगर ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इजाफा होता है और जीपी हमारा क्या होता है, कम। अब चूंकि ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हो रहा है, जीपी जो है वो हमारा कम होगा, तो हम जितने से इजाफा होगा वो हम अपने इस प्रॉफिट में लेस करवा देंगे। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक था इतने का, अब इतने का होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा होगा, जीपी भी हमारा बढ़ेगा, तो हम डिफरेंस लेंगे, वो अमाउंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि अगर ओपनिंग स्टॉक में इजाफा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, क्लोजिंग स्टॉक में इजाफा हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये रिलेशन याद रखना। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद रह जाता है, वैसे रिलेशनशिप तो इंसानों को याद नहीं रहते, बड़े फ्रेजाइल से होते हैं, मतलब रिलेशन भूल जाते हैं। अगर ये रिलेशनशिप आपको याद रह जाता है, आपके न्यूमेरिकल का ये एडजस्टमेंट जो है सबसे आसान है। पास्ट पेपर में यही एडजस्टमेंट्स आई हैं, यही तंग कर रही होती हैं, मेरे ख्याल से इसमें तंग करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये दो रिलेशन लिखे हुए हैं, अगर आपको ये समझ आ रही है, ओपनिंग स्टॉक में इजाफा होगा जीपी कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा जीपी ज़्यादा होगा। तो डिफरेंस लेके देखा जी, बढ़ रहा है तो हमने लेस करवा दिया, यहाँ डिफरेंस लिया बढ़ रहा है तो हमने ऐड करवा दिया। तो ये चीज़ जो है आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। ये कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस है कि अब्जॉर्प्शन कॉस्ट किसे कहते हैं, जिसमें तमाम कॉस्ट जो है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह शामिल होते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि वेटेड एवरेज मीन के ऊपर आपने ये बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ी होगी। डायरेक्ट लेबर मीन्स जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल जो एक्सपेंसेस है, फाइफो मीन्स जो पहले लिया वो पहले से गया, जो बाद में लिया वो बाद में गया। प्राइम कॉस्ट जिसमें तमाम डायरेक्ट मटेरियल होती हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है, जो आपने चीज़ें बनाई, मैन्युफैक्चरिंग की, बेच रहे हैं, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस वगैरह आपको याद करने की कतई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला एरिया था ये भी कंप्लीट होता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, किस तरह से हमारे अकाउंट्स बनने हैं, लाइबिलिटीज जो हैं कितने दिनों में पे ऑफ होनी है, स्टॉक टेकिंग कैसे होनी है, ये तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का मेन एरिया ख़त्म हो गया। अब जस्ट वी लेफ्ट विद डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे और उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज द मेन एरिया जो हमने डिस्कस कर लिया। इन तमाम एरियाज में से एक हज़ार एडजस्टमेंट आ रही होती है, तो इनको आप बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने वो हाईलाइट कर दी हैं, जो रिलेशंस आपको समझाने थे वो भी समझा दिए हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस।